अगर हम बात करें राहु और शुक्र दोनों एक साथ हों किसी की कुंडली में, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? इनको वैसे देखा जाए तो इनकी नेत्र ज्योति में भी कुछ, आंखों में भी कुछ वायरल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अगर केतु और चंद्रमा किसी की कुंडली में एक साथ हो कहीं भी किसी भी भाव में, ऐसा व्यक्ति हमेशा संकालू किस्म का होता है। इनकी रेसिस्टेंस पावर थोड़ी कमजोर होती है, छोटी छोटी बातों पे भड़क उठते हैं। इन बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें सूर्य और गुरु, ये दोनों अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ आ जाए, अमूमन सिंह लगन की कुंडली में ये अच्छा धन देने वाला योग होता है। तो यहाँ पे जुपिटर का बल ज्यादा होगा या राहु का? तो सकारात्मक और नकारात्मक के आधार पर राहु किसी भी ग्रह के फल को बढ़ाने में और घटाने में ज्यादा सक्षम होता है। केतु और जुपिटर एक साथ हैं। इन लोगों को कई बार संतान को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से ना बनना, संतान के कारण से दुख उठाना। अगर लड़की की कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो ऐसे में क्या होगा कि लड़की का शादी के बाद भाग्य बदलेगा या लड़की जहां जाएगी उसके पति का भाग्य बदलेगा? और उस राशि की कन्या से आपका विवाह हो जाए तो शादी के बाद में आपका भाग्योदय अवश्य हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रवृत्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया होगा। राहु जुपिटर गुरु चंडाल योग, राहु चंद्रमा विष योग, राहु मंगल अंगारक योग। लेकिन क्या होता है इन योग से? अगर आपके कुंडली में ये योग प्रेजेंट हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और जीवन में क्या परेशानियां आएंगी, या फिर आपके लिए शुभ है या नहीं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार। एक तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों को इतना भयभीत क्यों किया जाता है? नहीं, भयभीत करने वाले जो लोग हैं उन्हें शास्त्र की परख नहीं है। कोई भी शास्त्र जो है उसकी एक ही मूल संकल्पना है कि हम जितने भी मनुष्य हैं, हमारे जीवन में जो भी शंका है, जो भी परेशानी है, जो संघर्ष है, जो दुख तकलीफ है, उससे वह शास्त्र मानव की अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायता कर सकता है, ये उसका मूल उद्देश्य है। लेकिन आजकल हो रहा है उल्टा कि लोगों को इन बड़े बड़े नाम लेकर के और डराया और धमकाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये योग नहीं होते हैं, लेकिन ये हर बार ही अशुभ फल दे ऐसा नहीं है। ग्रहों के फल के बारे में जानने के दो तरीके हैं। कोई भी ग्रह जब किसी भाव का स्वामी होता है तो दूसरा ग्रह भी किसी भाव का स्वामी होगा, क्योंकि 12 ही भाव है, उनकी राशि किसी न किसी भाव में अवश्य पड़ेगी। अब वह किस भाव में बैठा है उसके अनुसार वो फल देगा। तो इसलिए किसी भी कुंडली में एक योग को देखकर, मैंने पहले भी कहा, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता भी नहीं है और ज्यादा भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करके फिर ही बतलाना चाहिए। लोगों को भयभीत करना का जो कार्य है ये वे लोग करते हैं जिनको ज्योतिष की परख नहीं है, जो ज्योतिष की शायद परिभाषा भी नहीं जानते। वरना शास्त्र का जो अर्थ है वह अनुशासन है। अनुशासन के साथ में जो इसको पढ़ेगा वही इसके ऊपर शासन करेगा। लेकिन लोग शासन करना चाहते हैं, अनुशासन को सबने छोड़ दिया है। तो अगर हम बात करें जैसे राहु और जुपिटर जिनका प्लेनेटरी पोजीशन होती है किसी भाव में, गुरु चंडाल योग बोलते हैं इसको जी, कैसे होते हैं ये लोग? देखो, राहु और गुरु के चंडाल होने की जो विशेषता थी वो इसलिए कहा गया कि बृहस्पति ज्ञान का, विवेक का, समझदारी का, संस्कारों का कारक है और राहु बिल्कुल इसके अपोजिट है। ऐसा व्यक्ति संस्कार विहीन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और विवेक का ना, जो गलत कार्यों के संदर्भ में, अपना उल्लू सीधा करने के संदर्भ में किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसी बातें हैं। इस कारण से इस कॉम्बिनेशन को हमने खराब माना। लेकिन यह योग मात्र कुंडली के अंदर 6ठे भाव में अगर हो तो इसका कुप्रभाव ज्यादा देखने में मिलता है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि जिनके साथ में भी रहता है उनके साथ में जो एक ईमानदारी होती है, किसी के साथ भी हम काम करते हैं तो एक ट्रस्ट होता है, हाँ, ईमानदार। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं वो विश्वासघात करने की संभावना बन जाती है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति कहीं भी गिर सकता है। ये कारण है। दूसरा, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके साथ होने की संभावना है। लेकिन यही राहु अगर बृहस्पति के साथ, अगर मान लो कि धनु लगन की कुंडली है तो चतुर्थ भाव में हो, 10वें भाव में हो, तो राजयोग कारक होगा। कोई भी अशुभ फल
प्राप्त नहीं होगा। सिंह लगन की कुंडली में तो अगर ये अष्टम भाव में भी राहु और गुरु हो तो देखो, सिंह लगन की कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी भी बृहस्पति बना, अष्टम भाव का स्वामी भी बृहस्पति बना, सौ राशि में राहु के साथ है 9 और 12। हाँ, हाँ, तो कह सकते हैं कि लोग प्रेडिक्शन क्या देंगे कि पंचम भाव का स्वामी और पंचम का कारक बृहस्पति बना, तो इसको संतान नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को भी संतान होती है, क्योंकि एक शास्त्र हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी जो हैं ब्रांचेज हैं, उसमें से ज्योतिष शास्त्र के जो आचार्य हैं वो भी बहुत सारे हैं। उनमें से होरा शतक नाम का हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, उसमें रुद्र भट्ट जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि कोई भी ग्रह अपनी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि से संबंध बना ले, तो चाहे वह राशि अशुभ भाव में ही क्यों ना पड़ती हो, दूसरे भाव में पड़ने वाली राशि के भी शुभ फलों को अवश्य देगा। तो ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा, ससुराल में आदर सत्कार होगा, पत्नी जो है वो भी बहुत ही संस्कारवान मिलती है, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, पत्नी की स्पीकिंग स्किल्स को, उसकी धन संपदा को, ससुराल का भाव है। तो राहु और चंद्रमा, राहु और गुरु जो हैं, राहु और गुरु जो इकट्ठे होने मात्र से ही अशुभ फल की बात जो कही जाती है, यह सभी के ऊपर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। ये आपको नेम फेम यश कीर्ति भी दे सकती है, ये जीवन में आपको डाउनफॉल भी दे सकती है, यह आपके ऊपर जो है नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगाने में सक्षम हो सकती है, बशर्ते उसकी कुंडली के आधार पर देखना होगा कि किन भावों का स्वामी होकर के बृहस्पति जो है, जैसे तुला लगन की कुंडली में ये नेगेटिव होगा, तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति अकारक होता है। अब इस कुंडली में अगर बृहस्पति जो है वह तुला लगन की कुंडली में नीच राशि में अगर राहु के साथ बैठा है, तो अब बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा आएगी, या राहु की महादशा में जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चौथे भाव का जो फल है वो गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाएं मन का संतोष आदि जो हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिखते हैं, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में हो गया और राहु उसके साथ में बैठ गया। तो जो दूसरा प्लेनेट जो उस पर कंट्रोलिंग पावर रख सकता था, जो अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से सही निर्णय ले सकता था, जो जल्दी से भ्रमित नहीं हो पाता, अब वह भ्रमित आसानी से होगा। वैसे अमूमन कौन सा प्लेनेट इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा माना जाएगा? अगर राहु और जुपिटर हैं तो यहाँ पे जुपिटर का बल ज्यादा होगा या राहु का? नहीं, हमारे यहाँ जो राहु और जो दो केतु ग्रह हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट में कटान बिंदु हैं। मेष और तुला राशि का जो कटान बिंदु है उसमें राहु और केतु की उत्पत्ति हुई, और ये छाया ग्रह दिखलाई नहीं देते। लेकिन कमाल की बात यह है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो राहु और केतु जो हमारी आत्मा को और मन को दोनों को पीड़ित कर सकें, उन दोनों को प्रभावित कर सकें, वो वह ग्रह है, इसलिए इनका फल भी अचानक सडन होता है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि राहु जो है वह बलवान जो है बृहस्पति के बजाय हमेशा बलवान ज्यादा होता है अमूमन। क्यों? क्योंकि राहु केतु के संदर्भ में एक बात कही गई कि यद्दद भावगतो वापि यद्दद भावे संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबल्लो परदेशेताम तमोग्रो। ये जो राहु केतु हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके फल देंगे, और उसके फल की मात्रा को अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी में बढ़ा देंगे, और यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी में बढ़ा देंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक के आधार पर राहु किसी भी ग्रह के फल को बढ़ाने में और घटाने में ज्यादा सक्षम होता है। चलिए बात करते हैं, अंगारक योग बोला गया है, राहु और मंगल अगर किसी कुंडली में दोनों एक साथ हैं, कैसा होगा ऐसा व्यक्ति? देखो, राहु और मंगल की क्या खासियत है कि मंगल जो है वह साहस का और निडरता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, जब बहुत साहसी हो और जो निडर हो, और राहु जैसा दिमाग हो उसके पास, जो बहुत ज्यादा कंक्लूजन करना जानता हो, जो किसी को भी भ्रमित करने की बात करता हो, जो कूटनीति राजनीति षड्यंत्र प्लानिंग करने में सक्षम हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि कई बार अगर नेगेटिव अप्रोच में चला जाए तो बहुत बड़ा बदमाश भी हो सकता है, 10 नंबरी भी हो सकता है, गलत चीजों में चोरी चकारी डाका डालना या कुछ भी ऐसी जो नेगेटिव चीजें हैं, इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति की मानसिकता को जो है वह, क्योंकि भयभीत नहीं रहता व्यक्ति, क्योंकि मंगल के कारण उसमें निडरता है, और राहु उसके साथ जब मिलता है तो व्यक्ति जो डरेगा नहीं, वो बड़े से बड़े प्लान बना सकता है और उस पर काम भी कर सकता है। तो उस संदर्भ में खराब है, लेकिन हर जगह नहीं है। जैसे मैं ये बताऊं कि यदि वृषभ लगन हो, कर्क लगन हो और वृश्चिक लगन हो, और राहु मंगल ही लगन में बैठ जाएं,
तो यह योग का जो अशुभ प्रभाव था ये बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। व्यक्ति थोड़ा जिद्दी अड़ियल अवश्य होगा, लेकिन कथनी और करनी में जो अंतर होता है, कई बार हम विचार करते हैं कि मान लो किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या करते हैं कि किसी दिन मिलेगा तो मैं इसकी पिटाई कर लूंगा, इससे मैं अपना बदला लूंगा, वो विचार करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये बात जरूर है कि कुछ भी घटना घटने के बाद में प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को वो जो है क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर राहु जो है वो राहुर बाहुर बलम करोति विप्लाम केतु कुलोशोन्नति। तो राहु लगन में बैठ के व्यक्ति को बहुत सुंदर शरीर, अच्छा चौड़ा और जबरदस्त ऐश्वर्य वाला बनाता है, लेकिन साथ में व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कपट, थोड़ी सी षड्यंत्रकारी स्थितियां, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, अपने मन में बहुत सारे विचारों को अंदर ही अंदर रखना, दूसरों के को अपने मन की था नहीं जानने देना, ये उसके अंदर अवश्य आ जाता है। चलिए बात करते हैं विष योग। बोला गया है राहु और चंद्रमा एक साथ हो। हाँ, शनि और चंद्रमा होने से विष योग। शनि और चंद्रमा, और राहु चंद्रमा अगर हो तो उसको तो राहु और चंद्रमा हो तो लोग ग्रहण योग कहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अभी ग्रहण योग की बात करते हैं। राहु और चंद्रमा एक साथ है। जी। पहली बात तो मैं आपको ये बतला दूं कि राहु और चंद्रमा इकट्ठे होने मात्र से कभी भी ग्रहण दोष नहीं होता, ये कन्फर्म बात मान लीजिए। हम वास्तव में ग्रहण जब होता है, जिसको एक्लिप्स बोलते हैं हम, सूर्य और चंद्रमा के आधार पे दो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के चंद्र ग्रहण। तो राहु चंद्रमा के साथ होगा तो अमूमन पूर्णमासी का दिन होना चाहिए, महीने में एक बार ही आएगी। 24 घंटे के लिए पूर्णमासी होती है, 29 डेज तो होगी नहीं। तो ऐसे में उस दिन देखना चाहिए कि क्या एक्लिप्स था। तो ग्रहण का जो फल है वह है दरिद्रता, अच्छा स्वास्थ्य ना होना, जीवन में रोग होना, संघर्ष होना, कठिनाई होना, माता के सुख में अल्पता, व्यक्ति की रेसिस्टेंस पावर कमजोर होगी, ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े डिसीजन लेने से डरेगा और गलत आदतों के अंदर आसानी से पड़ने की प्रबल संभावना होगी यदि राहु चंद्रमा इकट्ठे हैं तो। लेकिन ग्रहण होने पर यह विशेष फल मिलेगा। लेकिन फिर मैं आपको बतला देता हूं कि राहु और चंद्रमा जो हैं, सॉरी, राहु और चंद्रमा का ही बात कर रहे थे। राहु और चंद्रमा तुला लगन की कुंडली ले लीजिए और 10वें भाव में बैठा दीजिए, शानदार राजयोग है, जबरदस्त। क्योंकि 10वें भाव में चंद्रमा सब राशि का होगा और राहु उच्च स्थानों में सर्वदा शुभ फल देने वाला है। केंद्र के साथ बैठने से केंद्र के ही फल देगा। तो ऐसे में तुला लगन की कुंडली में जिनके भी 10th हाउस में राहु चंद्रमा है, मैं लिख के देता हूं, उनको जब राहु की महादशा आई होगी और चंद्रमा की अंतरदशा आई, या चंद्रमा की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आई होगी, तो अपने प्रोफेशन में नेम फेम यश कीर्ति अचानक बहुत ऊंचाइयों को छुआ होगा व्यक्ति। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र, देखो अच्छी भी बातें हैं इसमें, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हैं, ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए जातक को डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र तो वैसे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है कि कहा गया अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम। हमारे यहाँ पर जो और शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं, वैसे 18 पुराण है, उन सब के अंदर जो है वो कहीं न कहीं आपस में गतिरोध है, एक दूसरे से उलझते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की महिमा है, शिव पुराण में भगवान शिव की है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की है। तो वहां पर उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, उनको वहां पर कहा गया। तात्विक दृष्टि से देखो तो कोई भेद नहीं है, लेकिन एक आम आदमी तो सोचता है, जिसने विष्णु पुराण पढ़ी होगी वो कहेगा मुझे एकादशी का व्रत करना है। जिसने जो है शिव पुराण पढ़ी होगी वो है ना, जो शिवरात्रि का मास हर महीने में त्रयोदशी उसका व्रत करने की बात करेगा। तो जिसकी जैसी आस्था से काम तो वही करेगा, सच्चाई है। तो लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि ज्योतिषम प्रत्यक्ष शास्त्रम, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। चंद्रार को यत्र साक्षिणो, सूर्य और चंद्रमा रोजाना उदय और अस्त होकर के अपनी गवाही दे रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम हैं, और उनका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ना वो किसी को भ्रमित नहीं करता। यह तो व्यक्ति को जो अंधकार में खड़ा था उसको भी प्रकाश में ला करके कर्म करने की के बारे में बतलाता है कि ऐसा कर्म करोगे तो ये होगा, ऐसी दशा चल रही तो थोड़ा सा अशुभ समय है, तो इस समय इन चीजों का, इन उपायों को कर करके इस समय को आप काट सकते हैं। जब ये समय आएगा तो इस समय आप बहुत उन्नति करेंगे। तो व्यक्ति भविष्य को लेकर के तो अंधकार में रहता है, और उसी के बारे में ज्योतिष शास्त्र प्रकाश के रूप में, मित्र के रूप में उसकी सहायता करता है।
तो भ्रमित करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हम बात करें किसी कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ हो। हाँ, राहु और सूर्य को भी लोग ग्रहण दोष मानते हैं, ये कमाल की बात है। वैसे देखा जाए तो देखो, जैसे राहु से के साथ चंद्रमा था तो क्या है कि वहां माँ को भी थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम, वायरल डिजीज वगैरह होने का, यहाँ पर सूर्य के साथ है तो यहाँ पिता को, यहाँ पर नेम फेम शोहरत आदि को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नेम फेम यश कीर्ति आदि का स्वामी है और पिता का भी कारक है। गवर्नमेंट से भी रिलेटेड कई बार इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर अशुभ स्थिति में हो। लेकिन यही राहु सूर्य के साथ में अगर वृश्चिक लगन के अंदर अगर हो तो यहाँ 10th हाउस में होगा। तो पिछला जो उदाहरण हमने चंद्रमा का लिया था वो तुला लगन का था, यहाँ वृश्चिक लगन में आ जाएगा। तो यहाँ पर राहु सूर्य के साथ होते अब इन दोनों की दशांतर से विशेषकर राजयोग देने वाली हो जाएगी। और यही राहु और सूर्य अगर किसी की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में, अशुभ फल देने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ अष्टमेश हो जाएगा सूर्य और अष्टम भाव में बैठ करके पिता को प्रॉब्लम देगा, खुद को हड्डियों की प्रॉब्लम, हेडेक रहने की समस्या होगी, नेत्र ज्योति की प्रॉब्लम देगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां इस व्यक्ति को उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें राहु और शुक्र दोनों एक साथ हो किसी की कुंडली में, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? हाँ, ऐसा व्यक्ति वैसे देखा जाए तो बहुत ही लग्जरियस चीजों को चाहने वाला होता है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला भी होता है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो ब्यूटी का, सुंदरता का, आकर्षण का, संगीत का, इन चीजों का कारक होता है। लेकिन राहु कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसमें एक जो है विकार जो है पैदा करने की ताकत रखता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर फिल्मी लाइन वगैरह में या मीडिया से संबंधित इन कामों में रहे तो उसको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, कलीग्स के साथ में संबंधों को लेकर के, विशेषकर स्त्री वर्ग से। अन्यथा उनके कारण इसको जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं और लव अफेयर वगैरह पे प्यार प्रसंग आदि इन चीजों में भी इसको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इनको वैसे देखा जाए तो कुछ गुप्तांगों से संबंधित कुछ जो है डिजीज होने का खतरा रहता है। इनकी नेत्र ज्योति में भी कुछ, आंखों में भी कुछ वायरल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी ये बात कहूंगा कि राहु और शुक्र की जो स्थिति है, अगर कुंभ लगन के अंदर अगर ये 10th हाउस में हो, ये 11th हाउस में हो या ये 4th हाउस में हो, तो राहु में शुक्र की अंतरसा या शुक्र में राहु की अंतरसा बहुत शानदार फल देने वाली होगी। मात्र धनु और मीन लग्नों में राहु के साथ शुक्र स्थित है तो वहां पर क्योंकि अकारक होने के कारण जो है शुक्र जो है वो स्त्रियों के कारण कुछ न कुछ पीड़ा जरूर देगा। यानी कि मान लो हो सकता है कि लव अफेयर हो लेकिन लव मैरिज का योग नहीं हो, तो उस कन्या के कारण से इस व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ धन हानि, परेशानी, माता पिता यानी कि माता पिता एक्सेप्ट ना करें, इस तरीके की जो परेशानियां हैं इन लोगों को झेलनी पड़ सकती है। जैसे जिस तरीके से अभी हमने राहु की बात की, इस तरीके से केतु को भी छाया ग्रह बोला गया है। अगर केतु और चंद्रमा किसी की कुंडली में एक साथ हो कहीं भी किसी भी भाव में, हाँ देखो, राहु की बजाय केतु के अंदर क्या खासियत है कि केतु है ना जो कहीं ना कहीं अध्यात्म में ले जाता है, व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव करता है। ये चंद्रमा के साथ केतु की स्थिति है ना अगर हो, और ऐसा व्यक्ति कोई फिलोसफर हो या लेखक हो या कवि हो, तो देखो उसकी कविताएं, उसका लेखन, उसका साहित्य, उसकी जो शैली होगी वो और लोगों से कुछ डिफरेंट हो जाएगी, कुछ न कुछ नया आविष्कार कर देगा, इन्वेंट कर देगा, यानी समाज के अंदर ऊंचाइयों को भी छू सकता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा संकालों किस्म का होता है, इनकी रेसिस्टेंस पावर थोड़ी कमजोर होती है, छोटी छोटी बातों पे भड़क उठते हैं, इन बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन केतु भी राहुवत के जैसे ही अचानक सडन फल देने वाला है, तो केतु की जो सबसे अच्छी स्थिति है वो 2, 5, 7, 9, 11 भाव है एक संदर्भ में। तो यहाँ 2, 5, 7 को मैं छोड़ देता हूँ हमेशा, क्योंकि 7th हाउस में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में, जीवन साथी के संदर्भ में कुछ गड़बड़ पैदा करता है। 9वें और 11वें भाव में अगर चंद्रमा के साथ हो और चंद्रमा लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दसमेश या एकादशेश हो जिन कुंडलियों में, यानी कर्क राशि या तो सेकंड लगन में आए या चतुर्थ भाव में आए या पंचम, नवम, दसम और 11वें भाव में आए और फिर केतु बैठा हो, तो परस्पर इनकी दशांतर सा भी राजयोग देने वाली हो। अगर हम बात करें केतु और जुपिटर एक साथ हैं, हाँ, केतु और गुरु होने से, हाँ, ये एक बहुत सुंदर योग है। ऐसे लोग अगर मान लो कि किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा इन्वेंट करेंगे। उनकी विवेकशीलता, उनका सलाह, उनकी परामर्श जो है
पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम लीडर के रूप में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मान सम्मान भी प्राप्त होगा, नई चीजें बतलाने में भी बहुत अच्छा सक्षम होगा, नई 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 चीजों में क्रिएटिविटी के अंदर ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत शानदार चलता है। लेकिन इन लोगों को कई बार संतान को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से ना बनना, संतान के कारण से दुख उठाना, इनको खुद को पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, इनको टांगों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, ये भी कहीं न कहीं नजर आता है। अगर केतु और सूर्य एक साथ हैं, जी हाँ, तो केतु और सूर्य भी व्यक्ति को है ना जो आत्मा को आंदोलित करने वाला नियम है एक्चुअल में ये, कि ऐसा व्यक्ति जो है वह जीवन में अपनी आत्मा की बहुत ज्यादा सुनने वाला, अपने ही बनाए हुए जो नियम है, कायदे कानून है, उनके ऊपर ज्यादा टिकने वाला, लेकिन इनकी वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आने का भय रहता है। तो बोल चालने में थोड़ी सी नम्रता अगर अपना ले तो इनके जो लोग जो साथ रहने वाले हैं, परिवार के सदस्य या और भी लोग, उनसे इनकी बहुत अच्छी बनती है और उनके बीच में जो है इनको बड़ी इज्जत मान मर्यादा भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें केतु और शनि, अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ हैं, हाँ देखो, ऐसा तो क्या है कि दो पाप ग्रहों की स्थिति हो गई, लेकिन सच बात यह है कि मकर और कुंभ लग्नों में, वृषभ और तुला लग्नों में अगर ये 3, 6, 10, 11 भावों में अगर ये स्थिति बनती है तो ये भी राजयोग कारक है। क्योंकि हमने अभी बात कही कि राहु केतु के संदर्भ में एक बात और है कि अगर केंद्रेश के साथ या लग्नेश के साथ या पंचमेश या नवमेश के साथ राहु केतु अगर स्थित हो तो यहाँ पर लग्नेश चाहे शुभ ग्रह हो हमारे यहाँ पर या अशुभ ग्रह हो, वो सदैव ही शुभ माना जाता है। क्योंकि हमने एक बार पहले भी बात की थी, लेकिन लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण सुप्रदम, लगन केंद्र और त्रिकोण होने से सदा ही शुभ फल देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि और केतु का जो योग है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी कोई भी काम करता है उसके अंदर कुछ नई चीजों को पाने वाला, कुछ न कुछ नया आविष्कार करने वाला बन सकता है और बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टरी फील्ड में जाने डॉक्टर हो सकते हैं, यानी सर्जन वगैरह, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो बहुत शानदार होगी। आर्किटेक्ट एक सेक्टर जो बहुत शानदार होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नक्शे बना देगा, ऐसे ऐसे डिजाइन बना देगा कि आप और मैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये केतु की खासियत भी है। केतु देखो जिनका भी अकेला हो तो ऐसे लोग है ना क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रयास कम करते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन केतु किसी की भी जन्म पत्री में किसी ग्रह के साथ हो तो आप देखो उनमें क्रिएटिविटी औरों की बजाय ज्यादा अच्छी है और वह उस क्रिएटिविटी को लेकर के जीवन में 100% एक्टिव होकर के कुछ काम भी अवश्य करता है। अच्छा, जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, वीनस को क्रिएटिविटी, शुक्र ग्रह को क्रिएटिविटी का कारक माना गया है। अगर केतु और शुक्र एक साथ हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? नहीं देखो, शुक्र जो है ना वो क्या है कि शुक्र आनंद की इच्छा वाला ग्रह है। क्रिएटिविटी के संदर्भ में जो ग्रह है मोटे तौर पे वह सबसे ज्यादा राहु है, केतु है और चंद्रमा है। ये 3 ग्रह क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर शुक्र क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। शुक्र क्या करे की खासियत है कि शुक्र क्या है, आंखों का कारक है, देख देख करके सीखता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे को इसमें ये करना चाहिए, तो ये देख के सीखता है। और केतु, राहु और चंद्रमा आपकी मानसिकता में, आपके मन के अंदर ही नए नए पैटर्न, नए नई कल्पनाएं, नए नए विचार, नई नई चीजों को क्रिएट करने की ताकत रखता है। वो अंदर से पैदा होंगे, लेकिन शुक्र अंदर से कभी भी कोई क्रिएटिविटी पैदा नहीं करता। हाँ, देख देख करके बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल करके क्रिएटिव हो सकता है। क्योंकि ये भी सच बात है कि कोई व्यक्ति जब प्रथम बार तैरने जाता है, उसको सीखता है, तो थोड़े दिनों में जब उसको अच्छा खासा तैरना आ जाता है तो उसको होता है कि मैं इस तरीके से भी तैर सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी। तो और उसने देखा है कि लोग ऐसे भी तैरते हैं, लोग उल्टा भी तैरते हैं, लोग सीधा भी तैरते हैं। तो वो उन चीजों को देखने के कारण वो नई चीजें अपने अंदर समाहित कर सकता है, उनका पालन कर सकता है। लेकिन केतु और शुक्र की जो स्थिति है बेसिकली, ये कई बार पत्नी को जो है वो थोड़े से मधुर भाषी नहीं बनाती। पत्नी का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है कई बार, और कई बार जो है ना अच्छी स्थिति में हो केतु और शुक्र तो ये भी देखने में आता है कि पत्नी बड़ी आध्यात्मिक होगी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली, संस्कारवान हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं एक्चुअली। अच्छा, जितने भी जो कॉम्बिनेशन है, ये मेल और फीमेल दोनों की कुंडली के अंदर एक ही तरीके से प्रभावित करेंगे व्यक्ति को? हाँ, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, हल्का सा
ज्यादा नहीं। वैसे देखा जाए तो क्या है कि स्त्री और पुरुष की कुंडली में एक जो योग है जो लागू होता है, वो महर्षि पराशर ने उसके बारे में कहा कि सुलक्षणा सुचरिता अपि मंदायुखम पतिम आयुखम प्रकुर्वन्तीम प्रमदास्य मुदास्पदम, कि सुलक्षणों से युक्त और सुचरित्रवान जो स्त्री अगर किसी के जीवन में आ जाती है, तो ऐसे में अगर पुरुष भाग्यहीन भी है और उसकी आयु भी पूर्ण नहीं है, अल्पायु है, तो उसके शुभ प्रभाव से जातक जो है वह सौभाग्यशाली भी और दीर्घायु को भी प्राप्त कर सकता है। और एक और बात जो है महर्षि पराशर जी एक जगह और बतलाते हैं कि सप्तमम पति सौभाग्यम अष्टमम वेद्धव्यम दिजय, सातवां जो भाव है वो सौभाग्य का है और आठवां जो है वो वेद्धव्य का भाव है। फिर आगे कहते हैं स्त्री नाम असंभव यद्दत् तत्फलम तत्पतो वदेत, कि स्त्रियों की कुंडली में जो असंभव फल है, जैसे किसी की कुंडली में स्त्री की में है कि इसके पास कम से कम भी जो है 500 एकड़ जमीन की मालकिन बनेगी अपने जीवन में, ये जो है हवाई जहाज में चलेगी, मर्सिडीज गाड़ी में घूमेगी, ये तो 2000 गज की कोठी में निवास करेगी, यानी ऐसो आराम उसके पास बहुत होगा, नौकर चाकरों वाले। लेकिन अब ऐसी स्त्री जो है पढ़ी लिखी नहीं मान लेते, और उसका विवाह किसी व्यक्ति से जब होगा तो उसका जो ये राजयोग था वो उसके पति को ट्रांसफर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसलिए देखो ज्योतिष शास्त्र सारी बातें करता है कि एक डिबेट भी की जा सकती है कि स्त्री की कुंडली में बड़े सुंदर राजयोग है, लेकिन अभी वो साधारण जीवन जी रही है, लेकिन शादी होने के जस्ट बाद ये सारे के सारे जो योग थे वो उसके पति को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसके कर्मों से पति का जो भाग्य, मतलब उसके आने से पति का भाग्य चमक गया और उसकी वजह से उसको ये सब मिला। हाँ, हमारे यहाँ ज्योतिष में एक नियम है ना कि अगर 9th लॉर्ड जो है वो सप्तम भाव से संबंध बना ले या सप्तमी 9th में चला जाए तो शादी के बाद में भाग्योदय हुआ करता है। शुक्र से सप्तम भाव में अगर अच्छी रेखाएं हों, यानी कि सर्वाष्टक वर्ग में 30, 32, 35 हो, या शुक्र से एक प्रस्ताराष्टक वर्ग होता है हमारे यहाँ, वहां 6-7 रेखाएं हैं और उस राशि की कन्या से आपका विवाह हो जाए तो शादी के बाद में आपका भाग्योदय अवश्य हो जाए। अगर लड़की की कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है जी, तो ऐसे में क्या होगा कि लड़की का शादी के बाद भाग्य बदलेगा या लड़की जहां जाएगी उसके पति का भाग्य बदलेगा? देखो सप्तमी है आपका जीवन साथी, तो उसका आपके क्योंकि 9th हाउस और सप्तम भाव तो आपका है, आपकी कुंडली से विचार है, तो आपकी कुंडली आपका जो भाग्योदय ये बतलाता है कि 9th लॉर्ड जैसे ही सप्तम से संबंध बनाया तो शादी होते ही आपका भाग्योदय होगा। अब ये योग नहीं है मान लेते किसी कुंडली में, तो दूसरी प्रेडिक्शन देते हैं कि 5वें भाव के स्वामी का 9वीं से संबंध है, इसका मतलब जैसे ही संतान होगी वैसे ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो भाग्य इसका 4th भाव से संबंध है, तो जैसे ही आप अपने जीवन में पहली बार मकान खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपका भाग्योदय हो जाएगा। किसी का 9th लॉर्ड का 33 से संबंध है, जैसे ही आप अपने जीवन में कोई छोटी यात्रा करके आएंगे वैसे ही आपका भाग्योदय हो जाएगा, इस प्रकार का। और 9th हाउस का अगर 2nd हाउस से है तो हाँ, तो ये 9th हाउस तो परिवार के कारण भाग्योदय हो जाएगा, आपके फैमिली आपकी बहुत वो करेगी, हेल्प करेगी, सच्चाई है। हाँ, यानी कोई भी आप नया बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करे तो परिवार आपके लिए आगे से बढ़कर आगे, भाई इसको ये फैक्ट्री खुला देते हैं, इसको ये दुकान करवा देते हैं, इतना एसेट्स लगेगा, ये बेटा मैं दे रहा हूँ, सारी व्यवस्था करके आपको सीट पे बैठा दिया जाएगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, पेरेंट्स वगैरह पूरी फैमिली मिलके सारा कुछ करके तैयार करके देगी, अब बैठ के कमा के खा। चलिए हम परिवार की बात करें, माता पिता की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि सूर्य को पिता माना गया और चंद्रमा को माता। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं कहीं भी किसी भी भाव में, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा होने का एक फल अच्छा है और एक खराब भी है, क्योंकि ये अमावस्या का टाइम है वो हमेशा, तो अमावस्या के समय को टाइम को हमने हमारे शास्त्रकारों ने अशुभ माना। ऐसा व्यक्ति जो है अमूमन देखा जाए तो जीवन में संघर्षों से घिरा होता है, क्योंकि अमावस्या का जन्म होने के कारण मात्र से। तो जिनका जन्म भी अमावस्या का हो तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत, माता को भी हेल्थ की प्रॉब्लम, पिता का वर्चस्व घर में ज्यादा होता है, माता की कम चलती है, और ऐसा व्यक्ति की जो रेसिस्टेंस पावर है वो कमजोर होती है, और चंद्रमा अमावस्या का होने के कारण उसका जो मनोबल है, व्यक्ति का जो मानसिकता है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, बड़े डिसीजन लेने से नहीं
लेने से डरता है ऐसा व्यक्ति। इस कारण से जीवन में बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिसके कारण से आगे ऊंचाइयां प्राप्त करने में उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का जो योग है ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक लगन है जिसमें ये योग अच्छा बनता है। मैं आपको बता दूं, ये वृश्चिक लगन के अंदर ही अगर सूर्य चंद्रमा धनु राशि में हो और 0 से 15 अंश के बीच में हो तो एक बहुत सुंदर राजयोग बनता है। सेकंड हाउस में बैठेंगे वृश्चिक लगन में तो यहाँ पर चतुर्थ 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर के सूर्य और चंद्रमा होंगे। मेष लगन में भी अगर मान लो कि सूर्य और चंद्रमा अमावस्या का जन्म हो और धनु राशि में 0 से 15 अंश तक हो तो भी ये राजयोग कारक होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का योग होने से जो अस्त होने का दोष था वह दूर हो जाता है। हमारे यहाँ पर आगे महर्षि पराशर जी जो हैं वो राजयोग के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भविताम योग कारको, कि जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में जब कोई संबंध बनाते हैं तो इस संबंध मात्र से ही राजयोग पैदा हो जाता है। दोष युक्त तो वपि स्वयं, चाहे वो दोष से युक्त क्यों ना हो। अब दोष शब्द के ज्योतिष शास्त्र में बड़े अर्थ होते हैं, अस्त होना, नीच होना, शत्रु राशि में होना, पाप गुणों से युक्त होना, पाप गुणों से दृष्ट होना, पाप कर्तृ योग में होना, त्रिक भावों में स्थित होना। इनमें से चाहे कोई भी दोष क्यों ना बना हो, इन दोनों का संबंध मात्र बनने से ही राजयोग कारक हो जाए। चलिए बात करते हैं अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ हो। हाँ, ये बहुत अच्छा योग माना हमने। चंद्र मंगल का जो योग है यह लक्ष्मी योग भी कहा गया। ऐसा व्यक्ति के अंदर क्या है कि चंद्रमा मन का कारक और मंगल साहस का कारक है, हिम्मत हौसले का। तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस से, अपने हिम्मत हौसले से जो है जीवन में बहुत मेहनत करके ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है अगर आराम पसंद हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी कठोर बातें कहनी चाहिए कि तू जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, तुझे कुछ कर ही नहीं सकता, तू ऐसा ही रहेगा, निठल्ला ही रहेगा। ऐसी बातें करें तो, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को ना जो कभी भी बातें सहन नहीं होती, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा क्या होता है कि जो हीरोइन होती है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अमूमन वह कमजोर होता है आर्थिक रूप से, और उसका पिता इसलिए उसकी शादी नहीं करता कि तेरे पास है क्या, मेरी बेटी के तो इतने सारे नाजो नखरे होंगे, इनको कैसे तू पूर्ण कर पाएगा। और आखिर में क्या है, सुनील शेट्टी जो है कुछ वर्षों के लिए बाहर जाएगा और अरबपति बन के वापस आएगा। एक्चुअल में चंद्र मंगल वाले योग वाले ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इनकी मानसिकता पर जब कुठाराघात होगा तब ये हिम्मत करके और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्र मंगल का योग एक बहुत अच्छा योग है, लेकिन इनकी माता के ऑपरेशन होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इनकी माता को कुछ यानी कि ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हैं और ऑपरेशन होने की संभावना ज्यादा बनती है। अगर चंद्रमा शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठा है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? हाँ, बहुत ही रोमांटिक प्रवृत्ति का होगा, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। ऐसे व्यक्ति को देखते ही आप उनसे मित्रता करने को लिए तत्पर हो जाएंगे। और देखा जाए तो ये जो है ना व्यक्ति को बहुत आराम पसंद भी बनाता है। और चंद्र शुक्र का योग अगर किसी कुंडली में है, तुला लगन की कुंडली में अगर बन जाए ये, तो ये घर बैठे बिठाए सारी सुख सुविधाएं देने की ताकत रखता है। ये बनना भी कहाँ चाहिए, या तो लगन में बने या दसम भाव में अगर बन जाए तो बहुत शानदार योग है। दूसरा यही योग जो है करेक्ट चंद्रमा और शुक्र का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो बनता है वो कह सकता हूं कि कर्क लगन की कुंडली में भी बहुत सुंदर बनेगा। कर्क लगन में या तो शुक्र चंद्रमा जो है, शुक्र चंद्रमा 4th हाउस में, 10th हाउस या 11th हाउस में हो तो हमारे यहाँ एक राजयोग है बड़ा जबरदस्त। लग्नेश का चतुर्थेश, नवमेश, पंचमेश या एकादशेश से या 10वीं से संबंध हो तो भी ये भी एक राजयोग कारक होता है। तो इन कुछ लग्नों में चंद्र शुक्र का योग व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी लग्जरियस जीवन दे देता है, सारी कंफर्ट जोन को जो है वह पूर्ण करने की ताकत रखता है। चलिए बात करते हैं अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ हैं। हाँ, चंद्रमा और गुरु को बहुत सारे लोगों ने गजकेसरी योग भी माना कि चंद्रमा और गुरु अगर इकट्ठे हों या उससे केंद्र में हो तो ये संबंध बनने से गज के। हाँ, लेकिन चंद्रमा और गुरु का जो योग है ये व्यक्ति की विवाहित जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में भी चंद्र गुरु इकट्ठे हैं, आप देखो उनकी मैरिड लाइफ में एक डिस्टर्बेंस होती है। उसका कारण है कि व्यक्ति जो है उसकी मानसिकता में है कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए,
इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से उठना चाहिए, इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके कारण से दोनों के बीच में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है दिक्कत देखने में आती है। लेकिन स्वयं व्यक्ति देखने में सुंदर, आकर्षक, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य वाला और जीवन में बहुत उन्नति करने वाला होता है। यानी कि पैसे के लिहाज से आर्थिक स्थिति के आधार पर देखें तो शानदार है, मात्र विवाहित जीवन में इनके डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। उसमें भी अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमने एक बार ये बात की थी कि बृहस्पति में अपने ज्ञान का, विवेक का, समझदारी का बहुत ज्यादा घमंड होता है, अहंकार है। अहंकार होता है। तो वो क्या है कि मन के अंदर भी आ गया, बुद्धि में तो था ही, और यहाँ पर चंद्रमा के साथ आने से तो सबके ऊपर अपनी कंट्रोलिंग पावर रखने के कारण इस व्यक्ति को जो है समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अगर इस बात से अगर वो थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन कर ले तो बहुत शानदार जीवन जीते हैं लोग। अगर सूर्य और मंगल एक साथ हो किसी व्यक्ति की कुंडली में, हाँ, ये भी बहुत सुंदर योग है। ये क्रोध का योग भी नहीं है, कमाल की बात है। सूर्य आत्मा है, राजा है, और मंगल सेनापति है। सेनापति की क्या हिम्मत जो सूर्य के, राजा के सामने कुछ ज्यादा बोल सके, नहीं बोल सकता। तो अमूमन सूर्य मंगल जिनकी कुंडलियों में ज्यादातर तो ऐसे लोग फौजदारी में बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि ये आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, एसपी डीएसपी हो सकते हैं, या जितनी भी हमारी जो ऐसी एजेंसियां हैं या ऐसे जो वर्क फील्ड हैं गवर्नमेंट में जहां पर ड्रेस पहन करके एक सुटेबल और फिर काम किया जाता है, उनके अंदर ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत वो भी अपर लेवल। अपर लेवल पे बहुत। हाँ, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों को अपने नीचे काम करा करके, अच्छी सलाह दे करके, अच्छे डिसीजन मेकिंग करके और लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जीवन में नेम, फेम, यश, शोहरत, गाड़ी घोड़ा, मकान, जमीन जायदाद आदि ये आसानी से प्राप्त करते हैं। हाँ, ये याद रखें कि अपनी ईगो को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं। कई बार देखा है कि कई लोगों की प्रवृत्ति होती है कि उनको बहुत बड़ी बात कह दो तो बुरा नहीं मानते और छोटी सी बात पे ही डिस्टर्ब हो जाते। तो इन लोगों के अंदर ये अवगुण जरूर होता है, बड़ी से बड़ी बात कह दो, बुरा ना माने, और छोटी सी बात पे आपको अपना दुश्मन मान सकते हैं। तो जब हम बड़ी बातों को भी हम छोड़ देते, छोटी बातों के पीछे भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन सूर्य मंगल जिनके छठे भाव में है देखो, तो उनके पिता की जो पोजीशन है वो भी बहुत शानदार होती है, जबरदस्त होती है। और सूर्य मंगल तो स्वयं की कुंडली में जो है वो व्यक्ति को जो है शानदार फल देने वाला होता है, लेकिन कुछ लग्नों में अशुभ भी फल दे सकता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मकर लगन की कुंडली में अगर मान लो सूर्य मंगल इकट्ठे हैं मोटे तौर पे, तो क्या है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का एट्थ लॉर्ड से संबंध बन जाता है। लेकिन इस सिंह लगन की और कर्क लगन की कुंडली में सूर्य मंगल का योग है, तो ये जबरदस्त राजयोग देने वाला है। ऐसा व्यक्ति, इनकी जब ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, तो अगर साधारण कुल में भी उत्पन्न होगा तो अपनी मेहनत से, पराक्रम से, विवेक, बुद्धि, ज्ञान से जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। अगर बात करते हैं अभी सूर्य और बुध अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ है, जी, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, सूर्य बुध एक साधारण सा योग है जिसको हम बुध आदित्य के नाम से जानते हैं। इसमें बुध का अस्त होना जरूरी नहीं है, बुध अस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये जो है ज्ञान विज्ञान का, समझदारी का, अच्छी स्मरण शक्ति का, किसी भी काम को करने की जो रूपरेखा तैयार करना, उन चीजों के लिए बहुत शानदार योग होता है। लेकिन अमूमन सिंह लगन की कुंडली में ये अच्छा धन देने वाला योग होता है। अगर हम बात करें सूर्य और गुरु, ये दोनों अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ आ जाए, हाँ, ये भी बहुत सुंदर योग है। सूर्य गुरु दोनों इकट्ठे हैं तो ऐसा राजा जो अपने गुरु का परामर्श लेकर के जीवन में अच्छे डिसीजन लेने वाला बन सकता है। तो लेकिन सूर्य के अंदर जो इंद्र जैसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि अपने गुरु को कई बार तो बहुत इज्जत देते हैं और कई बार बिल्कुल भी नहीं देते। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। अन्यथा सूर्य गुरु का योग व्यक्ति के जीवन में राशि, ठाठ बाट, नेम, फेम, यश, कीर्ति सब कुछ देने वाला है। हाँ, कई बार पिता और पुत्र के बीच में अब आपसे ईगो को लेकर के, आपसे ना जो बातों को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होने की संभावना होती है। उन चीजों का थोड़ा सा इन लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इनका जीवन शानदार रहता है। अगर हम बात करें सूर्य और शुक्र अगर एक साथ हो किसी व्यक्ति के कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, सूर्य शुक्र का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो लग्जरियस चीजें चाहने वाला और रॉयल टच वाला होता है। इस व्यक्ति को और व्यक्तियों के बजाय ज्यादा अच्छी जानकारी होती है कि कैसे तो पहनना चाहिए,
कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये अपनी पर्सनैलिटी का इन सब चीजों का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। लेकिन पिता के सामने जो है वो थोड़ा सा इनका जो रुतबा है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। और कई बार इनके जिनकी कुंडली में योग होता है उनको जीवन साथियों को भी कुछ हेल्थ की कुछ समस्याओं देखने को मिलती है। अमूमन सूर्य शुक्र का ये जो योग है कुंडली मिलान के संदर्भ में एक जगह आता है कि पंचम सप्तम या नवम भाव में सूर्य शुक्र जिनके हैं, किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, कोई भी लगन क्यों ना हो, 5वें 7वें और 9वें भाव में, तो मेल है तो उसकी पत्नी और फीमेल है तो उसका हस्बैंड, ये कहीं ना कहीं इनको हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम होती है या बड़े रोग हो जाते हैं जो साल दर साल चलते रहते हैं। आजकल जैसे हाँ, जैसे आजकल डायबिटीज हो गई, एक बार हो गई तो हो ही गई, ताउम्र फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, तो ये रोगी होने का योग भी है। और सूर्य शुक्र इकट्ठे जिनके भी हैं उनकी आंखें भी थोड़ी कमजोर है, इनको चश्मा भी अवश्य चढ़ जाता है। अगर हम बात करें शनि और सूर्य, अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ हो, हाँ देखो, शनि और सूर्य को भी अच्छा नहीं माना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता पुत्र हैं, हाँ, लेकिन तुम दोनों की नहीं बनेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर लगन में स्थिति बनती है कि कैसी स्थिति को किन किन लगनों में कैसा होगा। अगर मान लो कि मेष लगन की कुंडली में अगर सूर्य और शनि इकट्ठे हैं, या तो पंचम भाव में या दसम भाव में हो, तो आप देखो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी और उसके जो दादाजी होंगे और उसकी जो संतान होगी वो देखो बहुत नेम फेम से युक्त होगी। कमाल की बात है, 5वां स्थान जहां संतान का है वहीं 9 से 9 होने से दादाजी का भाव भी है, भावात भाव सिद्धांत में। तो वहां क्या हुआ कि सूर्य का संबंध 10th लॉर्ड से बना, पंचमें इसका 10वें से, तो एक प्रकार का राजयोग बन गया। अमूमन ये मैं कह सकता हूं कि शनि सूर्य जिनके इकट्ठे होते हैं इनको हड्डियों की हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, नेत्र ज्योति की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, ये इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पिता के साथ इनके जो संबंध है वो थोड़े से डिफर रहते हैं, इतना ज्यादा शानदार नहीं रहते, कुछ न कुछ। क्योंकि सूर्य जहां पर है ना जो राजा की भांति सोचता है, वही शनि है ना जो थोड़ा नैरो माइंडेड भी है, तो वो अपनी उन पे चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। शनि जो वो थोड़ा सा सिद्धांतों पे चलता है, अपने प्रिंसिपल पे। शनि से ज्यादा सुंदर प्लेनेट मेरे हिसाब से कोई नहीं है इस संदर्भ में, जो अपनी परंपरागत जो चीजें हैं, जैसे मान लो हम राजस्थान से तो घूंघट में रहना पसंद है। कोई दादाजी कोई बड़े लोग आ गए तो पीढ़े पे बैठते थे, नीचे उनके सामने ऊंचाई पे नहीं बैठते थे, चारपाई वगैरह पे, तो वो इन चीजों को मानने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा होता था, ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता था, परंपराओं को मानने का निर्वाह करने वाला व्यक्ति शनि हो सकता है। दूसरा, शनि देखो वैराग्य का भी कारक है। वैरागी कौन है? यानी कि विरक्त हो गया सब कुछ। हाँ, गृहस्थी होते हुए भी जिसमें सन्यास की वृत्ति है, तो उसे सुंदर तो सन्यासी कोई मिल ही नहीं सकता, ईमानदारी की बात है। तो शनि दूसरों की सेवा करके खुश है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हो, जो दूसरों को ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहता हो, इससे सुंदर तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे अगर मैं कहूं नेगेटिव प्लेनेट अगर ज्योतिष शास्त्र में मेरे संदर्भ में इतने सालों से मैंने देखा, बृहस्पति से नेगेटिव प्लेनेट कोई है ही नहीं। जिसको हमने सबसे शुभ माना वही ग्रह। इसके कारण देखो, मनुष्य को जो घमंड है वो सुंदरता का हो सकता है, धन संपदा का भी हो सकता है, और ज्ञान का भी हो सकता है, जवानी का भी हो सकता है। ये सब चीजें देखो एक समय आने पर कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगी। लेकिन ज्ञान का घमंड, जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी तब तक ज्ञान और बढ़ ही रहा है, घट तो रहा नहीं, तो वो बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि धनु लगन वाले जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर अगर अपनी विवेकशीलता, अपने ज्ञान, इसी को प्रधान मानते हैं, तो इनको दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इनको लर्नर होना चाहिए। हम मानते हैं कि आप जज हो, टीचर है, प्रोफेसर, हम स्वीकार कर रहे हैं कि भी आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपके साथ जो भी जीवन जी रहे हैं, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातों को भी इज्जत देना शुरू कर दो, आप देखो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर इसी पे बात करें कि अगर शनि और जुपिटर दोनों एक साथ हो जाएं, हाँ, ये बहुत अच्छा योग बनता है। ये है ना कानूनबाज योग होता है, तर्कशील बहुत होते हैं। अच्छे ऐसे लोग, बड़े बड़े जो लॉयर होते हैं या जो भी आर्ग्यूमेंट करने वाले काम हैं, उन सब के अंदर बहुत शानदार फल है, क्योंकि शनि में ठहराव है और गुरु में ज्ञान है। हाँ। अब शनि
के साथ जैसे ही गुरु आया तो उसका जो ज्ञान विवेक आदि था उसमें संन्यास की वृत्ति आ गई, ठहराव आ गया। अब इसमें घमंड बहुत कम है, लेकिन कई बार ये झूठ बोल सकता है, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कपट यानी कि अपनी बातों को कैसे भी जो है साबित करने के लिए थोड़ा सा दाएं बाएं जो रास्ते करते हैं उनकी तरफ भी अपने आप को मोल्ड कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा शनि और गुरु का जो योग है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक तौर पे, समझदारी के तौर पे, विवेकशीलता, ज्ञान आदि के संदर्भ में व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देने वाला बन जाता है। अगर हम बात करें शनि और शुक्र अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जी, तो कैसा होगा, मतलब किसी व्यक्ति कुंडली में हो? अलग अलग जैसे डीप जाएंगे तो बदलते जाएंगे। अब सर एक छोटा सा सवाल ये है, कई बार क्या होता है कि कुंडली में कुछ ग्रह अस्त होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? ग्रहों की पोजीशन है एक्चुअल में, जैसे कि दिन हो गया या रात हो गई, या संध्या हो गई या सुबह हो गई, इसी प्रकार से ग्रहों की उच्चता यानी कि बलवता और निर्बलता के संदर्भ में हमारे यहाँ पर कुछ आचार्यों ने इस बात को जानने के लिए कुछ शब्दों से उनको अलंकृत कर दिया कि ग्रह नीच राशि में हो तो कमजोर होता है, सूर्य के सानिध्य में आने पर, सूर्य के नजदीक आने पर कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है। तो चंद्रमा को अस्त होने का दोष जो है नहीं लगता, एक तरीके बुध को, माफी चाहूंगा, बुध को अस्त होने का कम से कम दोष लगता है, लेकिन चंद्रमा जो है अस्त न होकर के पक्ष बल से हीन हो जाता है, ये बात याद रखने की बात है। तो सूर्य से मोटे तौर पे 17 अंश से सूर्य जहां भी है, सूर्य मान लीजिए 5 अंश पे है, तो उससे आगे अगर 13 अंश से लेकर के और 17 अंश के बीच में कोई ग्रह बैठा है, यानी कि 5 और 13 18 और 5 और 17 22, तो इतने अंशों में आगे तक भी है तो वो अस्त कहलाएगा, उसको कम्बस्ट कहेंगे। अस्त ग्रह को मरा हुआ माना हमने, सबसे ज्यादा निर्बल अवस्था अस्त ग्रह की है, जिसको सुप्त कह सकते हैं, यानी कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये जो विचार है ये गौण है, आपको बताओ, ईमानदारी की बात है। जब हम कोई अग्नि जलाते, आजकल तो सर्दी चल रही है, हम आग जला करके उसके पास बैठना कितना अच्छा लगता है,
लेकिन उसी आग में जब दावानल अग्नि की जो लपटें हैं वो बहुत तेज होती है तो आप उनमें पीछे खिसक जाते हैं। कर देते हैं। तो मोटे तौर पे इस प्रकार से देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर अस्त है और सूर्य के जितने अंश हैं उनसे यदि वो 3 अंश आगे और पीछे है तो पूर्ण अस्त का फल मिलेगा। अगर 3 अंश से आगे 6 अंश तक है तो कुछ मध्यम, और 6 से आगे 9 तक है तो और बहुत कम, और 9 से अगर आगे चला गया तो अस्त होने का बहुत ही कम फल। इसमें मतलब डिग्री वाइज भी हम देख सकते ये अंशों के आधार पर देखा जाता है। अस्त होने का जो फल है वो डिग्री वाइज देखा जाता है। एक अवस्था ग्रहों की वक्री होती है। तो सूर्य से जितने भी ग्रह 6, 7, 8 और भाव में बैठे होंगे, किसी के कोई भी ग्रह, क्योंकि चंद्रमा तो कभी वक्री होता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर शनि, गुरु और मंगल ये ग्रह ऐसे हैं जो उससे 6, 7 और 8 में हो सकते हैं। राहु केतु तो सदैव ही वक्री रहते हैं, तो ये वक्री हो सकते हैं। वक्री ग्रह को हमने चेष्टाबली कहा, यानी उस वह जो ग्रह है वो कुछ अतिरिक्त बल को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब उसकी उसकी जो पावर है वो पावर काफी ज्यादा रहेगी। हाँ, चेष्टाबली की ज्यादा पावर होती है, अस्त ग्रह को थोड़ा कमजोर मानते हैं। लेकिन मैंने कहा अस्त होते हुए ग्रह भी कई बार राजयोग दे सकता है, बशर्ते केंद्रेश और त्रिकोणेश बने। जैसे सबसे ज्यादा अस्त होने वाले 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध, क्योंकि सूर्य के नजदीक चलते हैं। सूर्य से बुध जो है वो 28 अंश से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाता, शुक्र 47 अंश से आगे पीछे नहीं जाता, तो ये इसके आगे इर्द गिर्द रहेंगे तो सबसे ज्यादा अस्त भी होंगे, संभावना तो यही है। लेकिन किसी भी कुंडली में मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो वृषभ लगन की कुंडली में, तो यहाँ पर जो है 4थे भाव का स्वामी सूर्य बनेगा और 5वें का बन जाएगा बुध। अब वृषभ लगन की कुंडली में बुध अस्त है, तो चतुर्थेश और पंचमेश होके युति बनने से अस्त होने का दोष 0/0 है। दोनों अपनी दशांतर परस्पर राजयोग देने वाले हो जाएंगे। तो ये फिर 4 और 5 के लिए लागू होगा, या फिर ये 2, 3 में हो तो भी होगा, या 6, 7 में? ये कहीं भी बैठे आसपास अगर बैठे हो नहीं, दोनों की युति हो सकती है। इनका दृष्टि संबंध जो है सूर्य बुध का कभी नहीं होता, सूर्य शुक्र का भी कभी दृष्टि संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य जहां होगा या तो उसमें बुध होगा या पिछले या अगले भाव में होगा। शुक्र 3रे भाव में हो सकता है पीछे, और 3रे भाव पीछे हो सकता है, 3 भाव आगे पीछे ही हो सकते हैं। तो कभी भी उससे 7वें भाव में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्बिट में जो इनकी मूवमेंट है, इनकी स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे के समानांतर ये चलते रहते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर चाहे किसी भी भाव में बैठे, लेकिन होने चाहिए केंद्रेश और त्रिकोणेश। हाँ, 4, 7, 10 भाव का स्वामी और 5, 9 का स्वामी अगर हो, और ये अगर कहीं भी बैठ जाए, अस्त हो, नीच हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, पाप कर्तृ योग में हो। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं तो क्या है कि पाप कर्तृ योग होता है एक हमारे यहाँ, तो लोग पाप कर्तृ योग की परिभाषा भी नहीं मानते, जानते भी नहीं है। कैसे? पाप कर्तृ का मतलब है कैंची। कैंची की क्या खासियत है कि इस साइड में भी उसके जो है वो है पैनापन है, काट सकते हैं, इधर भी, दोनों धार एक दूसरे के समानांतर होती है। तो जो भी ग्रह है उससे 12 भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वह तो हमेशा मार्गी होना चाहिए, और अगले भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वह वक्री होना चाहिए। तो पाप ग्रह होने से इसको पाप कर्तरी बोलते हैं। कर्तरी का मतलब ही कैंची हो जाता है। इस बात को ऐसे भी समझाते थे हमारे गुरुजी, तो कि मान लो कि 2 पुलिस वाले अगर किसी अपराधी को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो पीछे वाले का ध्यान अगर इधर उधर हो जाए तो आगे वाले का तो मुख आगे था, वो धोखा देख के फरार हो सकता है। लेकिन आगे वाला अगर उसकी तरफ ही मुंह करके चले तो पीछे वाले का कितना ही ध्यान इधर उधर हो जाए वो भाग नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि उसी पर रहेगी। तो वक्री ग्रह आगे होना चाहिए किसी भी ग्रह से, तब पाप कर्क योग बनता, अन्यथा नहीं बनता। एक ये भी देखा जाता है कई बार, जो हमारी कुंडली के भाव होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही भाव में 2 या 2 से ज्यादा प्लेनेट बैठ जाते हैं और किसी में एक भी नहीं होता। जी, ये इसका क्या फल मिलता है? मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ, किसी के फर्स्ट हाउस में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में क्या अंतर होता है? भाव के फल की जानने की जो हमारे यहाँ पर प्रविधि है वो किस प्रकार से है कि सबसे पहले तो भाव को ही देखना है। तो भाव जो है उसका स्वामी होगा, सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाएंगे हम, और फिर उस भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसमें उन ग्रहों का प्रभाव भी आ गया। जैसे शनि जो है, शनि का लगन मान लेते हैं मकर और कुंभ लगन, और लगन में ही शनि बैठा है, तो ईमानदारी बताए ऐसे व्यक्ति को म्यूजिक बहुत पसंद नहीं होगा।
और म्यूजिक पसंद भी होगा तो इसको कैसा पसंद होगा, जो परंपरागत म्यूजिक है, ट्रेडिशनल ऐसा म्यूजिक। लेकिन लगन में शुक्र बैठा दो या लगन पे शुक्र की दृष्टि डाल, तो आजकल के यो हनी सिंह के गाने भी सुन लेगा ऐसा व्यक्ति। क्यों सुन लेगा? क्योंकि शुक्र जो है संगीत का कारक है और उसने एक नई एबिलिटी लगन के अंदर दे डाल दी है। इस प्रकार से अब बुध लगन में हो तो व्यक्ति को हंसी मजाक करना अवश्य पसंद होगा, वो बिना बात के रह ही नहीं सकता। ठिठोली करना उसको बहुत अच्छा लगेगा, बातें करना अच्छा लगेगा। अगर मान लो यहाँ पर मंगल है तो छोटी छोटी बात पे ना लड़ना, छोटी छोटी बात पे चटपट कर देना, ठीक है, और अग्रेसिवनेस, ये सारी चीजें उसमें अनायास ही आ जाएंगी। तो प्रत्येक ग्रह जब किसी भाव से संबंध बनाता है तो उसको अपने कारकत्ता उसके कारण उसके अंदर वैसे ही गुण धर्म भी प्रेक्षित कर देता है, डाल देता है। और अगर खाली है तो फिर उस ग्रह का जो लोड है वो देखा। हाँ, फिर भाव के स्वामी के आधार पे विचार करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि भाव लगन खाली है लेकिन लगन सूर्य से ही होता है, चंद्रमा से, तो उसमें वो भी प्रभाव आएगा। और यहाँ पर मैं एक विशेष बात बता दूं आपको कि लगन और चंद्रमा इन दोनों को ही देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि लगन बलवान है या चंद्र लगन बलवान है। तो दोनों में जो बलवान है उसके अनुसार फल देखेंगे, वो ज्यादा सटीक बैठेगा। कई बार लगन से फल बहुत अच्छा नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि लगन का स्वामी है अस्त, लगन का स्वामी है 6-12 में, लेकिन चंद्रमा पक्ष बल से युक्त है और 1 या 2 ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, तो चंद्र लगन ज्यादा बलवान हो जाएगा। उसके अनुसार आप प्रेडिक्शन देंगे तो ज्यादा सटीक बैठेगी। क्योंकि जो भी घटनाएं हैं जीवन में, या तो आपकी बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में या मन के परिप्रेक्ष्य में ही घट रही है। देखो, डिसीजन कैन मेक यू, डिसीजन कैन डिस्ट्रॉय यू। तो आपका मेरा जो डिसीजन है वो हमारी मानसिकता को बुद्धि और मन से प्रभावित करता है। सूर्य और चंद्रमा और लग्नेश, इन तीनों का हमारे पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए ये जो 2 प्लेनेट है सूर्य और चंद्रमा, इनसे बनने वाले जो योग हैं अगर वो बहुत अच्छे बन गए तो अन्य ग्रहों से अगर कुछ कमजोर भी योग बने तो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करता है। इसमें भी विशेष क्या है कि हमारे यहाँ पर 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों को पूर्ण परमात्मंश वाला ग्रह का, 4 ग्रह विशेष है हमारे यहाँ। ग्रह रूपी जनार्दना, ये ग्रह जो हैं ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप के रूप में देखे जाते हैं। तो राम कृष्ण भो विप्र नरसिंह शुक्र तथा एते पूर्ण अवतार से हन्य जीवांश का अन्विता। तो श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है वो सूर्य से हुआ हमारे यहाँ, और भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार जो है वो चंद्रमा से हुआ, और नरसिंह अवतार जो हुआ प्रहलाद जी को बचाने के लिए वो मंगल से हुआ, और वराह अवतार जो है वो राहु से हुआ। तो ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इनको पूर्ण परमात्मंश वाला ग्रह बोलते हैं। किसी की भी कुंडली में इनमें से 2 या 3 अगर एक बलवान है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सारी चीजें जो है पालेगा, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न अवश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मन है और चंद्रमा आत्मा है, और सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन है। ये दोनों जब बलवान होंगे, इनके साथ में मंगल जैसा साहस और राहु जैसी बुद्धि अगर मिल जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। कमाल की बात है। तो फल देखने के बहुत सारे नियम हैं ज्योतिष शास्त्र में, और उन पे चर्चा करें तो न जाने हम कितने पॉडकास्ट बना सकते हैं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सूर्य की महादशा चली, अब सूर्य या तो लगन का स्वामी पंचम, तो 12 भावों में से एक भाव का ही स्वामी बना, एक विचार है देखो। तो बस 12 में से किसी भाव का स्वामी बनने मात्र से फल पैदा हुआ, लेकिन उसके जीवन में अलग प्रकार का है, उसके जीवन में अलग प्रकार का। अब मैं आपको बताता हूं, प्रत्येक ग्रह की 12 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के आधार पर शयन अवस्था होती है हमारे यहाँ पर, सभा अवस्था होती है, उपवेशन होती है, इस प्रकार से 12 अवस्थाएं। और उन अवस्थाओं में जो ग्रह बैठा है उसका फल जीवन में 100% घटित होता है। उसमें भी ये विचार है कि जो व्यक्ति का जन्म का नाम हमने निकाला माता पिता ने, उस नाम के आधार पर देखते हैं कि ये जो फल है जो अवस्था का, ये कितने प्रतिशत में इसके जीवन में घटित होगा। वृद्धप्राशर होरा शास्त्र में इतनी शानदार शानदार टेक्निक्स हैं कि उनको सबको अगर लिया जाए तो यकीन मानो, उसको ज्योतिष सिर्फ शास्त्र पढ़ना आता है और उसको ज्योतिष भी नहीं आती है तो भी वो शानदार प्रेडिक्शन दे देगा। क्यों?
क्योंकि उसको मालूम है ऐसा देखना है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्राचीन काल में जो लंबी लंबी जन्म पत्रियां जिसको टेवा बोलते थे, आपने देखी होंगी कभी, हाँ हाँ, बहुत लंबा हुआ है। उसमें सब ज्योतिषी लिख देता था। मानसागर आदि ग्रंथ हैं, जातक पारिजात है, फल दीपिका है, व्रत पराशर, होरा शास्त्र आदि जितनी भी हैं, उनमें से देखते थे कि अच्छा ये इस अवस्था में है, ग्रह इस भाव में बैठा है, इस ग्रह से दृष्टि या युत है, वो उसमें देखते ये फल है, 33वें वर्ष में विवाह होगा, इतने वर्ष में ये होगा, इस वर्ष में ये होगा। वो सारे फल घटित होते थे। अगर वो नहीं घटित होते तो ज्योतिष शास्त्र आज तक जीवित भी नहीं रह पाता, क्योंकि इसको किसी का आश्रय नहीं है। हम ज्योतिषी जो है खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। हमारे को कोई गवर्नमेंट से, समाज से हमारी कोई तनख्वाह तो बंधी हुई नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये जीवित क्यों है? क्योंकि आज भी ज्योतिष के द्वारा दी गई भविष्यवाणियां स अक्षरस जीवन में व्यक्ति के सिद्ध होती रही हैं, अपने आप को प्रमाणित करते रहे, और इसलिए लोगों का विश्वास, और इसलिए वो हाँ इसको मानते हैं। उसका आज बहुत सारे लोग तो आजकल है जो फायदा भी उठा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं एक्चुअल में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये शास्त्र जो है किसी को भी भयभीत नहीं करता, ये तो व्यक्ति की परेशानियों से दूर करने की बात करता है, संकटों से दूर करने की बात करता है। तो प्रत्येक शास्त्र का उद्देश्य ही है एक्चुअली। इस पॉडकास्ट को फिर हम यही विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करिए, देखिए कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।